व्यंग्य रचना का शीर्षक है रंगीन चश्मे से देव दर्शन। कहते हैं प्रधान सेवक की इस विशेषता का लोहा तो उनके कट्टर विरोधी भी मानते हैं कि वह कपड़े और झूठ रिपीट नहीं करते। क्या बात। नोटबंदी के समय का उनका दावा कि इससे काला धन और आतंकवाद दोनों खत्म हो जाएंगे, वह वाक्य उनके श्रीमुख से भूले बिसरे भी दोबारा नहीं निकला। केदारनाथ यात्रा में इस बार वह विवेकानंदी बाना कहां धारण किया जो गत बार बंगाल विधानसभा चुनाव के समय वहां गुफा से ध्यान की लाइव प्रस्तुति देने के दौरान किया था। भले ही जुराब या रुमाल ही बदलें, वह एक मकान के 2 कमरों में भी एक रूप में प्रवेश नहीं करते। इस बार की केदारनाथ यात्रा के वीडियो गौर से देखे। शंकर की मूर्ति के सामने ध्वज अलग थी और शंकराचार्य के सामने अलग। आदि शंकराचार्य की मूर्ति अनावरण के समय का आवरण कितना मनोहारी था। श्वेत चूड़ीदार पायजामा, मोटी धारियों वाला स्लेटी ओवरकोट, ब्लैक शूज, रुद्राक्ष की मालाएं, तिलक जैसे किया कराया नहीं मंडवाया हो, धूप को छांव बनाता चश्मा मानो गूगल हिंदी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रहा हो। कितना दर्शनीय था ब्रांडेड पहनावे के साथ उस महादेव के दर्शन करना जो खुद राख रमाता है। सोशल मीडिया पर चटखारे लिए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री देवी देवताओं के दर्शन करने जाते हैं या देने। क्या बात। व्यक्ति पूजक मुझे छिद्रान्वेषी ठहराते हुए कह सकते हैं कि अवतारी पुरुष केदारनाथ में पूरे समय एक ही पोशाक में तो थे। नहीं बंधुओं, दोनों मूर्तियों के सम्मुख कंधे पर पड़े शॉल भिन्न थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी जी सीन बदले और कॉस्ट्यूम न बदले। ये भविष्यवाणी तो ज्योतिषी भी नहीं कर सकते कि अगले पल हमारे प्रधानमंत्री क्या करेंगे और क्या पहनेंगे, क्या क्या करने के लिए क्या क्या पहनेंगे या क्या क्या पहनकर क्या क्या करेंगे। शायद कुछ लोग फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए ही मनुष्य रूप धरते हैं। जीवन भर उनका एक ही लक्ष्य रहता है, पहनावे से रंग जमाना, भले ही रंग बिरंगा पहनना पड़े। केदारनाथ यात्रा पर ऐसे गए जैसे शूटिंग पर गए हों। नजर का चश्मा ही क्या खूब लगाया कि हर दर्शक की नजर चश्मे ही पर लगी रही। यह अलग बात है कि जिसे देखने गए थे वह दिखता ही तब है जब सब तरह के चश्मे उतार कर देखा जाए। पूंजीवाद में रोब इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का वार्डरोब कितना समृद्ध है। हमारे प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेने भी विदेश यात्रा पर जाएं तो लगता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने जा रहे हैं। अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को देखो, वही जेड ब्लैक या डार्क ब्लू सूट, जैसे सबने कपड़ा 2 ही थानों से कटवाया हो। जिस लेखक के कत्थे में दम नहीं होता वह अपनी किताब को बेस्ट सेलर बनाने के लिए पूरी ताकत उसकी साज सज्जा में झोंक देता है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग का उस्ताद लेखक जानता है कि ग्राहकों का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कंटेंट नहीं किताब की सजावट देखता है। हमें गर्व है कि पाकिस्तान का जितना बड़ा शस्त्रागार है उतना बड़ा तो हमारे प्रधानमंत्री का वस्त्रागार है। क्या बात। व्यंग्य रचना का शीर्षक है यूक्रेन पर बमबारी, विश्व गुरु की लाचारी। यूक्रेन पर रूसी सेना ने आक्रमण कर डाला। एक हंसता खेलता देश महाशक्तियों के वर्चस्ववादी पाटों में पिस गया। व्लादिमीर पुतिन के रवैया का कुल निचोड़ है कि कोई नेता जब अपने देश से बड़ा हो जाए
तो उसकी जिद की कीमत उसके देश सहित पूरी दुनिया को चुकानी पड़ती है। बारूद और माचिस का सप्लायर अमेरिका आग लगाकर हाथ सेंकने के चक्कर में मुंह झुलसा बैठा। तालिबान ने रूस और यूक्रेन से संयम की अपील की है। वाह, क्या हास्यास्पद सीन है। एक बंदूक दूसरी बंदूक को शांति पर प्रवचन दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मजाक ये रहा कि यूक्रेन पर भारी बमबारी के बीच पाकिस्तान के क्रिकेटर प्रधानमंत्री इमरान खान 1971 के बदले विकेट चटखाने के भ्रम में मॉस्को जाकर 9 बॉल फेंक आए। जरूर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आंखें दिखाते हुए आदेश दिया होगा कि मिस्टर इमरान, मेरे दुश्मन के दुश्मन मित्र व्लादिमीर पुतिन को तुरंत उसके दुस्साहस पर शाबाशी देकर आओ, वरना आज से ही पाकिस्तान को उधार देना बंद कर दूंगा। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए अब की बार ट्रंप सरकार कह सकते हैं, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूस जाकर रूसी राष्ट्रपति को शाबाशी क्यों नहीं दे सकते? क्या मूर्खता पर सिर्फ हमारा ही कॉपीराइट है। इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत यूं हुई होगी। इमरान खान ने जेब से परमाणु बम निकालकर टेबल पर धरते हुए ऑफर दिया होगा, सर वैसे तो आपके पास ही कई सारे हैं, लेकिन एक बार मेड इन पाकिस्तान भी ट्राई करके देखो। व्लादिमीर पुतिन ने अट्टहास करते हुए कहा होगा, खान साहब आप तो वोदका पीकर सफर की थकान उतारो, हम चोरी का माल इस्तेमाल नहीं करते। इधर यूक्रेन ने भारत से सहयोग मांगा, उधर भारत ने यूएन में निंदा प्रस्ताव से अपने को अलग रखा। हर पल जवाहरलाल नेहरू की निंदा करने वाले नरेंद्र मोदी को निंदा प्रस्ताव के समय आखिर नेहरू ही की निर्गुट नीति ने रास्ता दिखाया। तीसरे विश्व युद्ध की ओर अग्रसर दुनिया में कोई ऐसा नेता नजर क्यों नहीं आ रहा है जो शांति के लिए बीच बचाव कर सके? दरअसल मध्यस्थता के लिए नेता का पद नहीं कद बड़ा होना चाहिए, और नेता का कद उसकी ब्रांड वैल्यू से नहीं उसके नैतिक बल से तय होता है। वर्तमान वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य देखें तो कुर्सियों पर कॉरपोरेट्स के बिठाए बोने कद लंबी परछाई वाले मोहरे बैठे हैं। चिंतनीय है कि दुनिया के किसी देश में लोकतंत्र नहीं बचा। जिसे हम लोकतंत्र समझ रहे हैं, असल में वह चुनावी राजतंत्र है। यूक्रेन में भारत के हजारों विद्यार्थी फंसे हैं, जिनकी पीड़ा उनकी जगह खुद को रखकर ही महसूस की जा सकती है। लेकिन पीड़ितों को अपने प्रधानमंत्री की पीड़ा भी समझनी चाहिए। 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होने तक भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेनी बंकरों में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की पीड़ा के बारे में कैसे सोच सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की एक चुनावी सभा में टफ समय में टफ नेता ही चुनने की बात कही। चतुर नेता वह होता है जो सपने और डर दोनों बेचना जानता हो। तब अच्छे दिन लाने के लिए वोट मांगे थे, अब टफ समय से बचाने के लिए वोट मांग रहे हैं। पता नहीं टफ समय के अच्छे दिन आ गए हैं या अच्छे दिनों का टफ समय चल रहा है। व्यंग्य रचना का शीर्षक है, राम को मानेंगे, राम की नहीं मानेंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी दशहरा फीका रहा। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतलों का दहन हुआ नहीं और पूजने वाले शस्त्रों की हैसियत नेल कटर से भी कम रही। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को लगातार दूसरे वर्ष ने मारे जाने से सिद्ध हुआ कि कोरोना महामारी ने सिर्फ जीवित प्राणियों को ही नहीं मारा, बल्कि वे भी मारे गए जो हजारों साल पहले मारे जा चुके थे। जहां कहीं होंगे, तीनों असुर होने के बावजूद पछता रहे होंगे कि दहन न होने से वे दूसरे वर्ष भी अपने दुश्मनों का मनोरंजन नहीं कर पाए। त्योहार पर शोर और दिखावा नहीं हुआ, सो जरा सोच विचार का मौका मिला। कोई रावण बनता कैसे है? जब झूठ, अहंकार और जिद का मेल हो जाए तो किसी का भी रावण बन जाना तय है। राम के 2 आंखें थीं और रावण के 20। राम से 10 गुना अधिक देखने की क्षमता के बावजूद रावण कैसे मात खा गया? मतलब साफ है कि ज्यादा देखना और सार्थक देखना 2 अलग तथ्य हैं। भीतरी दृष्टि हो तो बाहरी आंखें 2 ही पर्याप्त हैं।
सत्य का बल न होने पर 10 शीश और 20 भुजाएं सहारा नहीं बोझ बन जाते हैं। रावण रथी विरथ रघुवीरा, अर्थात रावण रथ पर सवार था और राम बिना रथ के। फिर भी रावण ही क्यों पराजित हुआ? क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वाले के लिए 2 पैर ही काफी होते हैं। रथों पर आरूढ़ होकर असत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, चुनाव भले ही जीते जा सकते हैं। जहां तक कुंभकर्ण की मौत का सवाल है, समझ से बाहर है कि जो एक दिन जागकर फिर 6 माह के लिए सो जाता हो, उसे अलग से मारने की क्या जरूरत थी? बेचारा कुंभकर्ण भी तो वही काम कर रहा था जो आम भारतीय मतदाता करता है। कहते हैं कि तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को वर मांगने के लिए कहा था। देवी देवताओं की खूबी रही है कि कोई उन्हें तपस्या से प्रभावित कर दे तो वे वरदान देते समय पात्र कुपात्र में भेद नहीं करते। कुंभकर्ण ब्रह्मा से इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन मुख से निद्रासन निकल गया। इससे सबक मिलता है कि हम सबको, विशेषकर नेताओं को गांठ बांध लेनी चाहिए कि वाणी की लापरवाही वरदान को अभिशाप में बदल डालती है। मेघनाद ने न अपनी आत्मा की सुनी और न माता मंदोदरी की। फलतः वह युवावस्था में ही अंध पितृ भक्ति की भेंट चढ़ गया। युग कोई भी रहा हो, अंधभक्ति के सदैव दुष्परिणाम ही निकले हैं। फिर अंधभक्ति चाहे देवी देवता की हो, माता पिता की हो या नेता की। रावण ने सीता हरण के लिए साधु का वेश धारण किया था। विश्वास न हो तो रामानंद सागर के रामायण सीरियल के पुराने एपिसोड देखे जा सकते हैं। दुष्ट अपने कुकृत्य से सन्यास को और लांछित कर गया। काश लंका के नागरिक और साधु ऐसे राजा से सतर्क रहते जो भांति भांति के वेश बदलने में माहिर था। वैसे नागरिक और साधु भी क्यों ऐतराज करते? वे भी सोने की लंका के मजे लेने में व्यस्त रहे होंगे। सोने का देश बनाकर सुविधाएं ही जुटाई जा सकती हैं, सुख नहीं। विकास यह नहीं है कि भौतिक संसाधन कितने बढ़े। विकास यह है कि भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ, बेईमानी और प्रतिशोध कितने घटे। राजा झूठा, अहंकारी और जिद्दी होगा तो प्रजा भी सदाचारी नहीं होगी। फिर स्मार्ट सिटीज किस काम की? व्यंग्य रचना का शीर्षक है काशी में डमरू। महामारी से बचे तो बमबारी शुरू हो गई। दुनिया आग की लपटों में घिरी है। आग बुझाने वाली बाल्टियां रेत के रंग की बारूद से लबालब हैं और दमकलों में पानी की जगह पेट्रोल भरा है। यूक्रेन ने विश्व गुरु से मदद मांगी। यूक्रेन बेचारा कहां जानता है कि जिससे टॉर्च मांगी जा रही है वह तो खुद मोमबत्ती ढूंढ रहा है। चिर विरोधी चुटकी ले रहे हैं कि मिशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीयों को निकाल कर लाने के लिए बजाय 4-4 मंत्रियों को भेजने के खुद प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था। रिकॉर्ड तोड़ विश्व भ्रमण से उन्हें संसार के हर गांव शहर के हर गली मोहल्ले के प्रवेश निकास के रास्ते भी पता है। ध्यान के लिए गुफा के इस्तेमाल का अनुभव बंकरों से नागरिक निकालने के काम आता। विपक्ष को शिकायत है कि भारतीय विद्यार्थी यूक्रेनी बंकरों में जीवन मरण से उलझे हैं और भारतीय प्रधानमंत्री 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। शिकायतियों को प्रधानमंत्री की प्राथमिकता समझनी चाहिए। वह यहां घरों से वोटर पहले निकाले कि वहां बंकरों से विद्यार्थी। सिंहासन ही नहीं बचे तो राजा के लिए दुनिया किस काम की। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री 3 दिन तक काशी में डटे रहे। न सिर्फ रैली, जुलूस, रोड शो किए, बल्कि दूसरी बार डमरू भी बजाया। दूसरी बार डमरू बजाया? हाँ, डमरू दूसरी बार बजाया।
पहली बार तो नोटबंदी करके इकोनॉमी का बजा चुके हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। नरेंद्र मोदी की यही तो खूबी है कि संकट की घड़ियों में भी कमर्शियल ब्रेक से नहीं चूकते। 4 मंत्रियों की जगह अकेले प्रधानमंत्री मिशन गंगा में लग जाते तो काशी में डमरू कौन बजाता, और यदि चारों मंत्री बजाते तो क्या डमरू वैसा बजता जैसा प्रधानमंत्री ने बजाया। हवाई जहाज में बैठने से उतरने तक हर मंत्री यूक्रेन से लौटे नागरिकों को यह याद दिलाना नहीं भूला कि तुम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की ही वजह से बचे हो। गहराई से सोचा जाए तो बचाव अभियान भी हेर फेर के साथ विद्यार्थियों को पीएम के फोटो छपे थैले में 5 किलो अनाज और 1 किलो नमक बांटना जैसा ही रहा। संपूर्ण घटनाक्रम में 2 दृश्य रोचक रहे। पहला, यूक्रेन से लौटे नागरिकों का भाजपाई नेताओं ने गुलाब के फूल भेंटकर स्वागत किया। कमल के फूल वालों ने आगंतुकों को वह फूल भेंट किया जो नेहरू शेरवानी में टांगते थे। दूसरा, ग्वालियर महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया तक को अपने काम का श्रेय नरेंद्र मोदी को देना पड़ा। लाख कोसों नेहरू को, लेकिन नेहरू प्रदत्त लोकतंत्र ही की खूबसूरती है कि एक महाराजा को एक चाय वाले के आदेश मानने पड़ रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति, सहायता और सरकार को उत्तरदायी ठहराने के बजाय आईटी सेल वाले इस दोषारोपण में जुटे हैं कि ये यूक्रेन गए ही क्यों। वाह, क्या कुतर्क है। मेरे ख्याल से संकट के समय मोदी सरकार से मदद मांगने पर भारतीय नागरिकों को यह सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि आप जन्मे ही क्यों। व्यक्ति पूजक भ्रम में न रहें। समय सबका इतिहास लिखेगा, वह पुतिन का रसिया हो या हिंदुस्तानी रंग रसिया। पूंजी, राजनीति और धर्म की जुगलबंदी ने जो पटकथा लिख दी है, सभी पात्रों को उसी के अनुसार अभिनय करना पड़ रहा है। निराश न हो, हर पटकथा की एक काल अवधि होती है। गब्बर सिंह शुरू में ही निपट जाता तो शोले फिल्म 3.25 घंटे थोड़ी चलती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। व्यंग्य रचना का शीर्षक है न आने वाला काम करना। देश चलाना नहीं आता हो और चलाया जाए तो देश वैसा ही चलता है जैसा इन दिनों चल रहा है। बहुत अच्छा भाई, क्या बात है। जो काम करना नहीं आता हो फिर भी उसे किया जाए तो नतीजा वही निकलेगा जो निकलना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं तो उस गायक से गाना सुन लें जिसे गाना नहीं आता हो। जिस मिस्त्री को मशीन ठीक करनी नहीं आती फिर भी वह ठीक करने लगे तो मशीन कैसी ठीक होगी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी ठीक की हुई मशीन ठीक करने में उसे भी पसीने आ जाएंगे जिसे ठीक करनी आती हो। मेरी बात आप इसीलिए ठीक से समझ गए क्योंकि मुझे ठीक से समझाना आता है। यदि मुझे ठीक से समझाना नहीं आता और फिर भी मैं समझाने लगता तो नजारा क्या होता ये आप समझते ही हैं। एक व्यक्ति को सच बोलना नहीं आता था। ज्यों ही उसने सच बोल रहा हूं कहकर बोलना शुरू किया, सुनने वाले तुरंत समझ गए कि यह जो बोल रहा है वह सच नहीं है। झूठ बोलना ही जानने वाला यदि गीता पर हाथ रखकर भी बोले कि कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूं तो श्रोता न सिर्फ समझ जाते हैं बल्कि उसे हंसकर कह भी देते हैं कि भाई तुम्हें झूठ बोलना खूब आता है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को स्कूटर चलाते देखा है जिसे चलाना नहीं आता हो? यदि नहीं देखा है तो मेरा निवेदन है जरूर देखें, क्योंकि बिना देखे आप समझ ही नहीं सकते कि वह व्यक्ति स्कूटर कैसे चलाता है जिसे चलाना नहीं आता हो।
मेरी बात अच्छे से समझनी है तो कभी ऐसे व्यक्ति को रोटी बेलते देखो जिसे बेलनी नहीं आती। मुझे मालूम है उस चाय का स्वाद जो ऐसे व्यक्ति ने बनाई थी जो चाय बनाना नहीं जानता था। भारत के वित्त मंत्री के हिसाब किताब रखने के तरीके और परिणाम जानने के लिए भारतीयों को किसी ऐसे कंपनी मालिक से उसका अनुभव जानना चाहिए जिसके कैशियर को हिसाब किताब रखना नहीं आता हो, फिर भी वह हिसाब किताब रखता हो। जिन्हें जो काम करना नहीं आए फिर भी वे वह काम करें तो काम कैसा होगा, यह जानने के लिए ऐसे कवियों को पढ़ें सुने जिन्हें कविता न लिखनी आती है न सुनानी, बावजूद इसके वे लिख भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। देखा है कभी ऐसे स्त्री पुरुष को जो मेकअप करना नहीं जानता हो लेकिन कर रखा हो? यदि आप मेकअप करना नहीं जानते तो अपना मेकअप खुद करके शीशे में देखें। मेरा दावा है आप देखते से ही समझ जाएंगे कि न जानने वाला काम करने के क्या नतीजे होते। मैं अध्यापक रहा हूं। मैंने ऐसे परीक्षार्थियों की असंख्य उत्तर पुस्तिकाएं जांची हैं जिन्हें उत्तर नहीं आते थे तब भी वे उत्तर लिखते थे। सोशल मीडिया इस्तेमाल करना नहीं जानने के बाद भी इस्तेमाल किया जाए तो वही भुगतना पड़ता है जो हाथ लगा उस तरह इस्तेमाल करना नहीं जानने के बावजूद इस्तेमाल कर बैठने वाले बंदर ने भुगता था। सारांश यह है कि जिसे झूठ ही बोलना आता है वह झूठ ही बोलता है, जिसे काम की बात करनी नहीं आती है वह कहाँ काम की बात करता है।